for discussion. And now Sri Ghulam Nabi Azad. माननीय वाइस चेयरमैन साहब, अभी भूपेंद्र यादव जी ने राष्ट्रपति के भाषण पर जो उन्होंने 23 तारीख को ज्वाइंट सेशन में दिया, उसके लिए मोशन यहाँ मूव किया ताकि हम सब राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करें। और चंदन मित्रा जी ने इस मोशन का समर्थन किया। मुझे बहुत खुशी है कि आज दूसरे साल बराबर मुझे भी महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ और उनके भाषण के द्वारा एनडीए की सरकार की जो कारकर्दगियां हुई हैं या होने वाली हैं, उनका उल्लेख किया गया है। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। चाहे माननीय राष्ट्रपति जी कोई भी राष्ट्रपति भाषण पढ़े, लेकिन वो कैबिनेट का बनाया हुआ भाषण होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण होता, उनका बनाया हुआ होता और सरकार को उसे लागू करना होता। इससे पहले आधा घंटे के बाद कि इस साल के भाषण के बारे में मैं कुछ चर्चा करूं, पिछले साल जो माननीय राष्ट्रपति जी का भाषण था ज्वाइंट सेशन में, उसमें जिन चीजों का उल्लेख था, मैं आज देख रहा हूं कि वो तमाम चीजें गायब हैं। हम अब सोचते थे, समझते थे कि 9 महीने हो गए, इन 9 महीनों में कई चीजें पाइपलाइन में होंगी, कई चीजों को, कई मुद्दों को शायद पिछले साल इसलिए रखा गया होगा कि वो सरकार की भावना है, इच्छा प्रकट की है, लेकिन 9 महीनों में वो कहां पहुंचे, प्रोजेक्ट्स क्या हुए। सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स की बात थी पिछले साल, इस दफा उसका उल्लेख नहीं। हर स्टेट में एक आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स की बात थी पिछले साल के भाषण में, इस दफा उस पर कोई चर्चा नहीं। माइनॉरिटीज के बारे में विशेष एक पैराग्राफ, उसमें बताया था कि कई सालों से वो गुर्बत से झेल रहे हैं, उनके लिए कार्यक्रम बनाया जाएगा, प्रोग्राम बनाया जाएगा, लेकिन इस दफा तो उल्लेख ही गायब। महिलाओं की रिजर्वेशन के बारे में कहा गया था कि पार्लियामेंट और विधानसभाओं में उनके लिए 35% रिजर्वेशन होगी, लेकिन इस दफा के भाषण में कोई रिजर्वेशन का न तो असेंबली या पार्लियामेंट में जिक्र। महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही उसके बारे में जीरो टॉलरेंस की बात की जाती। तो जीरो टॉलरेंस तो ऐसी हो गई कि एक साल दिल्ली में गवर्नर रूल रहा, उसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल रहा और सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ हिंसाएं इसी पीरियड में हुई। और शायद यही कारण है कि इस दफा वो माननीय राष्ट्रपति के भाषण से गायब ही कर दिया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में चर्चा थी, लेकिन इस दफा उसका उल्लेख भी भूली गई। इस दफा उस एक्ट को कैसे लागू करें,
आंध्र प्रदेश में बीजेपी और तेलुगु देशम की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उनको स्पेशल स्टेटस की बात थी। तेलंगाना में पानी कम है, बिजली कम है, जो एक्ट में प्रावधान रखे गए थे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उन एक्ट को, उन कानूनों को लागू करने के बारे में पिछले साल तो उल्लेख था, लेकिन इस साल उसको बिल्कुल निकाल ही दिया गया है भाषण से। ब्लैक मनी के बारे में, ब्लैक मनी के बारे में पिछले साल उल्लेख था और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी के सामने। इलेक्शन का एक ये भी मुद्दा था, 2-3 मुद्दे थे, लेकिन एक बड़ा मुद्दा ये भी था। लेकिन इस दफा ब्लैक मनी को वापस लाने के बारे में कोई चर्चा नहीं है। इसी तरह से नौजवानों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के लिए रोजगार का प्रावधान करने की बात हुई थी। इस दफा युवकों के लिए नए जॉब, रोजगार प्राप्त कराने के बारे में कोई चर्चा नहीं है। हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के बारे में मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट सपोर्ट की बात थी, इस दफा उस पर कोई चर्चा नहीं। 50 टूरिस्ट सेंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए थे पिछले साल के भाषण में, इस दफा कोई चर्चा नहीं। और नेशनल प्लान टू कर्ब इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल वायलेंस, जो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सांप्रदायिकता हमारे देश में, उसके लिए एक नेशनल प्लान बनाना था, उसके बारे में चर्चा नहीं। यहां हमारे साथियों ने बहुत अच्छे, यादव जी ने भी बहुत अच्छा भाषण किया, सोमन मित्रा जी ने भी, चंदन मित्रा जी ने भी बहुत अच्छा भाषण किया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और कहा गया कि बहुत कुछ किया गया। मैं बताना चाहता हूं कि 9 महीने में क्या हुआ। मैं पिछले साल, माननीय प्रधानमंत्री जी यहां मौजूद नहीं थे, मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करने में हीरो है, लेकिन पब्लिसिटी में जीरो। और भारतीय जनता पार्टी काम करने में जीरो है, लेकिन पब्लिसिटी में हीरो। ये 7 महीनों में, जो 9 महीनों में हुआ है, नहीं, उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा केजरीवाल जी पैदा हो गए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम ये क्रेडिट तो दे दिया आपने कि हम गिरा भी सकते हैं। लेकिन मैं कल से बहुत बड़ा परेशान हूं। हमारे लीडर ऑफ हाउस यहां है, हमारे दोस्त, बहुत अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं, और मैं चाहूंगा कि सदन के लीडर बने रहें। लेकिन मुझे लगता है ये जो हैंगओवर दिल्ली के इलेक्शंस का है, अभी हमारे एमपीज का कल तक तो यहां अपोजिशन के बीच में ही था, आज ये हैंगओवर उधर भी पहुंच गया कि सब कल से सदन के नेता को विपक्ष का नेता बोल रहे हैं। तो मेरी समझ नहीं आ रहा है कि अभी 5 साल इलेक्शन है, कुछ जरा एहतियात बरतनी होगी कि ये अच्छे आसार नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने विपक्ष के नेता को, ये सदन के नेता को विपक्ष का नेता कहना शुरू कर दे। इसका असर अपन तो ये हैंगओवर तो है ही, चल रहा है। हुआ क्या है, नई कोई स्कीम बनी नहीं है। हम चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को अच्छा मैंडेट मिला है, हम लोकतंत्र में रहते हैं, और प्रधानमंत्री जी किसी एक पार्टी के, एक धर्म के नेता नहीं है, एक प्रांत के नेता नहीं है, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, बराबर प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी का आदर दिया जाएगा, इज्जत हम सब लोग करते हैं, हम चाहते हैं ये सफल हो जाए।
लेकिन नाम खाली बदलने से काम नहीं होता। मैं 5-6 बहुत सारे नाम हैं, इतने नाम तो इतने बड़े मुश्किल हैं। 2-4 नाम मैं बताना चाहता हूं। स्वच्छ भारत मिशन, ये तो पहले ही था। निर्मल भारत अभियान, अब अंग्रेजी का हिंदी करो, हिंदी का अंग्रेजी करो, और इस पे एक नया पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। अलबत्ता हुआ है, जो पैसा रखा गया था वो एडवर्टीजमेंट में खत्म हो गया। मुझे लगता है कि इसका जो पैसा हो वो ज्यादा एडवर्टीजमेंट पे जाएगा, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं नजर आ रहा। जनधन योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी, जनधन योजना पुरानी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका नाम था, और कई करोड़ अकाउंट्स इसमें खुल चुके थे हमारे वक्त में। स्किल इंडिया, स्किल इंडिया था पहले, स्किल डेवलपमेंट मिशन, और आनंद जी का शायद ये डिपार्टमेंट था, महकमा था, या मेरे ख्याल में अभी तक हमारे वक्त में ही 5 करोड़ लोगों को अभी तक स्किल किया गया, नाम के बगैर ही। नाम जब स्किल डेवलपमेंट मिशन था तब 5 करोड़ लोगों को स्किल किया गया। ये पुरानी स्कीम है। योजना आयोग को नीति आयोग किया गया। ये तो 1938 में जब कांग्रेस का सेशन था और सुभाष चंद्र बोस के जमाने में ये रेजोल्यूशन आया था कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो प्लानिंग कमीशन बनना चाहिए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग कमीशन, ये योजना आयोग बनाया, इसका नाम बदल गया। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, इसके नाम चेंज करने का मुझे और भी अफसोस है, क्योंकि मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर था, तो मैंने कैबिनेट में जब ये मिशन लाया था तो नाम भी मैंने ही रखा था, और मुझे खुशी थी कि कैबिनेट ने इस नाम को मंजूरी दी थी। इसका नाम भी बदल दिया, नेशनल अर्बन मिशन। और यहां तक के जो राजीव गांधी जी का सबसे एक प्रोग्राम शुरू में जो हुआ था वो था गंगा की सफाई, और तब से चल रहा था ये स्वच्छ गंगा अभियान। अब इसका नाम भी नमामि गंगा हो गया। तो इतने नाम बदल गए हैं। मैं इस गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं, अभी हमने बहुत सारे एयरपोर्ट्स बनाए, सब स्टेट्स, बेंगलोर से लेकर, हैदराबाद से लेकर, बंबई से लेकर, गुवाहाटी, कलकत्ता से लेकर दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक हमने बहुत सारे सीपोर्ट्स बनाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 7 या 8 थी, 44 और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हमारे यूपीए गवर्नमेंट में बनी। आईआईएम्स, आईआईटीज दुगनी बन गई सिर्फ 10 साल में। एम्स 1 से 7 हो गए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बन गई, मेडिकल कॉलेजेस बन गए, कैंसर इंस्टीट्यूट 1 था, 71 हमारे गवर्नमेंट ने ही मंजूर किए। हॉस्पिटल्स के बारे में अभी हमारे साथी बोल रहे थे, अभी बने नहीं। सिर्फ 10 सालों में हमारे वक्त में 55,000 नए डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने हैं, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनी, स्कूल्स बने, रेलवे लाइंस बनी, रोड्स बने, हाईवेज बनी, पावर प्रोजेक्ट्स बने। 2 लाख किलोमीटर के करीब रूरल रोड्स बनी है इन 10 सालों में। 20,000 किलोमीटर के करीब हाईवेज बने। मेरे कहने का मतलब है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर पूरी कैबिनेट भी ये 5 साल नामीकरण में लग जाए और नाम चुनने में लग जाएंगे तो हिंदुस्तान के नाम लीडरों के सबके खत्म हो जाएंगे, जितने ये प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं। जब भी इनका आप उद्घाटन करोगे या फाउंडेशन स्टोन डालोगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी तक जितने उद्घाटन किए हैं, लद्दाख से लेकर, कश्मीर से लेकर और पनडुब्बी तक और आकाश तक, जमीन के नीचे, पानी के नीचे, जमीन के ऊपर, आकाश के अंदर, लद्दाख से लेकर और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये
यूपीए 1 और यूपीए 2 में शुरू हुए हैं। बधाई देना चाहता हूं मैं उन वर्कर्स को, उन इंजीनियर्स को, उन साइंटिस्ट को जिन्होंने ये संभव किया कि पनडुब्बियों से लेकर आकाश तक वो सैटेलाइट्स बनाने के काबिल हो जाएं। लेकिन आखिर उस वक्त भी तो कोई सरकार थी जो देश और निर्देश और दिशा निर्देश देती थी, उसका उल्लेख नहीं होता। मुझे बहुत अफसोस, जब भी भाषण होते हैं तो हमेशा पुरानी सरकार के वक्त में अगर कुछ काम यहां होता है तो उसका उल्लेख तो किया जाता है। शुक्र करिए शायद अभी तक हर भाषण में, जब भी भाषण होते थे इस तरह के, हम इस तरफ के लोग जब शोर करते थे तो उधर से कहा जाता था 44 नंबर याद रखिए। शायद अब 3 नंबर भी है तो इसलिए शायद वो अब कहना बंद हो जाएगा 44 नंबर। लेकिन ये भूल गए हमारे साथी कि ये वही पार्टी है जिसको 415 भी आए थे सीटें, तो 2 से 280 बनने में टाइम नहीं लगता है और 415 से 44 भी बन जाते हैं। ये तो डेमोक्रेसी है और इसमें हमें कोई अफसोस नहीं, खेद नहीं है। ये जमहूरियत की, लोकतंत्र की जीत है, ये आपकी और हमारी नहीं। और हम लोकतंत्र की जब बात करते हैं तो उसमें भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा श्रेय कांग्रेस को ही देना चाहिए कि वो आजादी की लड़ाई जो कांग्रेस ने लड़ी फ्रंट से, जिसमें बहुत सारे पार्टियों के लोग साथ में आए, लीडर साथ में आए, हजारों और लाखों किसान और औरतें और मर्द नौजवान आए, उनको भी बधाई देता हूं। लेकिन फ्रंट से गांधी जी के नेतृत्व में अगर किसी ने लीड किया तो वो लोकतंत्र की वजह से आज अगर हम कुर्सियां बदलते हैं तो इसमें भी कहीं न कहीं कांग्रेस का जरूर हाथ है। उससे हमें आंखें बंद नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत खेद, हमारे वक्त में भी लोग बदले जाते थे, लेकिन जिस बेइज्जती से लोग बदले जाते हैं, गवर्नर्स का तबादला, गवर्नर्स का हटाना, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का, चाहे वो फॉरेन सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो, डीआरडीओ का चीफ हो, फाइनेंस सेक्रेटरी हो, चांसलर नालंदा यूनिवर्सिटी के नोबल लॉरेट जैसे अमित सेन जैसे आदमियों को हटाने की बात हो, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन की और सबके इस्तीफे लेने की बात, गोपाल सुब्रमण्यम को सुप्रीम कोर्ट से जाने से रोकने की बात, और आज मैं जो पढ़ रहा था जैसे ये सब कुछ काफी नहीं था। यहां 1-1.5 साल से सदन में चल रहा था कि एग्जामिनेशन स्कैम पे चर्चा हो इस सदन में। मध्य प्रदेश और वहां की लीडरशिप जो है बीजेपी की, माननीय मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए जा रहे थे, उठे थे। अपोजिशन ने कई दफा बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हाउस के अंदर भी की, उस पर तो कोई इंक्वायरी नहीं हुई। लेकिन गवर्नर के खिलाफ आइए एफआईआर कर दी। ये मैं पहली दफा सुन रहा हूं कि गवर्नर के खिलाफ एफआईआर होगी। आज तो गवर्नर को हम तक मानते थे, जहां तक मेरी अकल कहती थी कि उनको इम्यूनिटी है, लेकिन शायद हम गलत थे। शायद बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में किसी को इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए ये और भी अफसोस की बात है। मुझे खेद है इस बात का कि इस तरह की चीजें आज होती हैं। सरकार का जो सबसे ज्यादा समय लग रहा है वो ऑर्डिनेंस बनाने में, उनको किस तरह से पास किया जाए। लेकिन उन ऑर्डिनेंस के बारे में जिनका माननीय प्रधानमंत्री जी कभी उल्लेख करते थे कि पारदर्शिता की जरूरत है, करप्शन को खत्म करने की जरूरत है, तो हमारे 5-6 और भी बिल हैं जो इस मुल्क से करप्शन खत्म करने के लिए इस सदन में और उस सदन में पड़े हुए। ये बिल है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बिल 2013, द पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल,
judicial standard and accountability bill, the prevention of bribery of foreign public officials and officials of public international organization bill, the right of citizens for time-bound delivery of goods and services and redressal, इस तरह के विसल ब्लोअर्स, ये इसके जिसके रूल बनाने थे, ये तमाम चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। काश इस सरकार ने जितना जम्मू कश्मीर में 23 दिसंबर से लेकर आज तक, पिछले साल से लेकर आज तक समय लगाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी तरह से वहां स्थापित हो जाए, उस हिस्से में मैं पिछले दफा भी बता रहा था कि बीजेपी का ये जो ट्रेंड, ये दो सेंसिटिव एरियाज हैं। मुझे खुशी है माननीय प्रधानमंत्री जी यहां, मैं उसका कई दफा उल्लेख कर चुका हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप एज प्रधानमंत्री जी आप अच्छी तरह से इस चीज को जानते हैं कि हमारे देश, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के नाते मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं, ये सबसे दो सेंसिटिव एरियाज जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट, यहां धर्म के हिसाब से बताइए, सभ्यता के हिसाब से बताइए, कल्चर के हिसाब से बताइए, कस्टम्स के हिसाब से बताइए, रहन सहन के हिसाब से बताइए, खान पीन के हिसाब से बताइए, लिबास के हिसाब से बताइए, और उसके साथ साथ बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट में तो और कई देशों के बॉर्डर। यहां हम वो चीज न लाने की कोशिश करें जो वहां के लोगों के लिए रेड रह गए। ये बिल्कुल मरने वाली बात। हमको, जब मैं छोटा था राजनीति में, बड़ा सौभाग्य अपने आप को समझता हूं कि इंदिरा जी के साथ काम करने का मौका मिला और उनके मंत्रिमंडल में भी 3-3.25 साल मुझे जूनियर मिनिस्टर के तौर पे काम करने का मौका मिला। लेकिन वो जब हम कांग्रेस की बात करते थे, कहते थे कि बड़े आहिस्ता आहिस्ता से वहां काम करो, क्योंकि रीजनल जो सेंटिमेंट्स है कश्मीर, आप वहां कांग्रेस की ज्यादा तेज एकदम लाना चाहोगे, 2 दिन में बात करो। और यही कारण है कि इंदिरा गांधी जी ने 1975 में वहां के लोगों के सेंटिमेंट्स की कदर करते हुए, कांग्रेस की 3/4 मेजॉरिटी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एमएलए नहीं था, लेकिन वहां के लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए, इस बॉर्डर स्टेट की कदर करते हुए, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर मीर कासिम को, मुफ्ती साहब यही मिनिस्टर थे पीडब्ल्यूडी की, इनको सबको कहा स्टेप डाउन हो जाओ और शेख अब्दुल्ला को हुकूमत दे दो। शेख अब्दुल्ला साहब एमएलए नहीं थे, उनकी पार्टी का एक एमएलए नहीं था, और उनका ही चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, दोनों कश्मीर से। और उनके लिए 2 कांग्रेस के एमएलए को भी रिजाइन करने को इंदिरा गांधी जी ने कहा, ताकि वो वहां से चुन के आए। इस तरह से वो कश्मीर आज यहां राजनीतिक तौर पर हमारे साथ, और उस कश्मीर में आप आप जब माननीय प्रधानमंत्री जी जनरल सेक्रेटरी थे, आप आते जाते थे, उस कश्मीर को किस तरह से दोबारा ये 20 सालों में रिट्रीव हुआ, ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात। मैं बधाई देना चाहता हूं नेशनलिस्ट फोर्सेस को, कश्मीर के लोगों ने, जिन्होंने पाकिस्तान का मुकाबला किया, आतंकवाद का मुकाबला किया और हिंदुस्तान के साथ डटे रहे। लेकिन आज वहां हम बिल्कुल जान लगाएं कि बिल्कुल इतना पूरा देश है हमारे पास हुकूमत करने के लिए, क्यों वहीं क्या कितना विवाद है। चाहे पीडीपी आज माने हुकूमत करने के लिए, ये कुर्सी ही बीमारी ऐसी है, ये अपना सब कुछ भुला लेती है, छोड़वा देती है, ईमान भी छुड़वा देती है। तो अगर वो, उसके लिए हमें कौन सी इतनी मुसीबत हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी और पूरी बीजेपी की सरकार लगे कि हमको जरूर बनाना ही है वहां सरकार बनाने के लिए। अगर जितना समय माननीय प्रधानमंत्री जी
वो सरकार बनाने के लिए दिया होता, अगर उसका 10वां हिस्सा भी हमने जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए दिया होता। कश्मीर में 110 साल के बाद बाढ़ आई और इस बाढ़ में मैं बधाई देता हूं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे आर्मी को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, कि उन्होंने जान की बाजी लगाकर वहां लोगों को बचाया। और मैं उन हजारों नौजवान लड़कों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने खिड़की का इस्तेमाल किया, उस पे लोग जिन्होंने अलमारियां तोड़ के उसकी बोट बनाई और उस पे लोगों को बचाया, उनको भी बधाई देता हूं। काश इस गवर्नमेंट ने जितना ये 2 घंटे लगा, 2 महीने लगाए सरकार बनाने में, अगर एक दिन लगाया होता कि उन घरों को क्या हो गया, वो इस सर्दियों में जनवरी और दिसंबर में जो घर गिर गए थे, उन घरों का क्या हुआ, उनका पैसा मिला, उनको घर मिले कि नहीं, उनको कितना मुआवजा देना है, वो तिजारत जो डूब गई, जो दुकानें डूब गई, उनका क्या होगा, वो जो एजुकेशनल और हेल्थ इंस्टीट्यूशन बर्बाद हुए, उनका क्या हो गया। काश जम्मू की तरफ ध्यान दिया होता, जिसमें तकरीबन 600 से ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर पे और LOC पे ये सीज फायर वायलेशन हुई, कई दफा नहीं, एक दफा नहीं, आधे दर्जन दफा, हजारों की तादाद में जम्मू से 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर से लेकर और 50 किलोमीटर तक हजारों हमारी माएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग उस बॉर्डर से कई महीने बाहर रहे अपनी जान बचाते, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हो रही थी उसकी तरफ अगर हमने ध्यान दिया होता कि उनका निर्माण करें, उनके लिए अच्छी 5 किलोमीटर के अंदर सुरक्षित जगह बनाएं, उनके रोजगार के लिए, उनके नौजवानों को रोजगार के लिए रिजर्वेशन रखें आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में, जिसका उल्लेख अंबिका सोनी जी ने कल यहां क्वेश्चन में किया था, उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन सरकार बनाने की तरफ हम ज्यादा रुचि है, डेवलपमेंट की तरफ हमारी कोई ज्यादा रुचि नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं सब चीजों जो माननीय राष्ट्रपति के भाषण में है, मैं उन पर सब पे उल्लेख नहीं करूंगा, 2 चीजों पे मैं उल्लेख करना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई भाषणों में कहा और पिछले साल राष्ट्रपति के भाषण में था, हम हमेशा पॉवर्टी एलिवेशन की बात करते थे, लेकिन इस सरकार ने पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात की। बहुत अच्छी बात है, हम उसमें आपके साथ हैं। और ये पिछले साल में था, पॉवर्टी एलिवेशन नहीं, पॉवर्टी एलिमिनेशन। इस दफा भाषण में और लिखा है आगे, माई गवर्नमेंट इज प्लेज्ड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, द मार्जिनाइज्ड एंड द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये बहुत अच्छा, लेकिन पॉवर्टी एलिमिनेशन तो नहीं हुई, लेकिन पुअर्स को एलिमिनेट करने का पूरा तरीका प्लान बन गया। 3 चीजें उसके लिए मैं उल्लेख देना चाहता हूं। सबसे पहले, यहां मेरे साथियों ने मनरेगा का उल्लेख किया। मनरेगा से एक नया रेवोल्यूशन, एक क्रांति आया। मैं सोचता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा गांव का प्रोग्राम अगर हुआ तो वो मनरेगा में हुआ हिंदुस्तान में, और इसमें बधाई दिए बगैर मैं यूपीए के चेयरपर्सन और प्रधानमंत्री को दिए बगैर नहीं रह सकता कि ये दोनों ने मिलकर ऐसा बनाया हिंदुस्तान। एक नई क्रांति आई। आप जाइए इस इलेक्शन में, मैं खुद भी गया और भारतीय जनता पार्टी के 2 दर्जन लीडर घूम रहे थे। अगर वो पहले भी गए होंगे उन इलाकों में तो पता चलेगा, आज उन देहातों में जहां छोटा सा घर था आज अच्छे मकान बन गए हैं, आज सड़कें बन गई हैं, आज वो खाते पीते हैं, रहते हैं। कितना रोजगार मिला। हर साल 5,000 लोगों को, 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता था। 5 करोड़ फैमिलीज। अच्छा, 5 को आप 5 से ही करें या 6 से करें,
30,000 करोड़ आबादी हो जाती, 20 करोड़ 30 करोड़ मैंने कहा, 6 के हिसाब से लगाए, जो 20 करोड़ लगाए 30 करोड़ लगाइए। आज फैमिली 5 से शुरू होती है, 15 पे खत्म हो जाती है। और जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, गरीबी की, गांव की, वहां तो 5 और 6 का आंकड़ा नहीं होता, कहीं ज्यादा होता, और उसमें एसेट्स भी बना। लेकिन आज उस मनरेगा का क्या हाल हुआ? आज उसको 650 डिस्ट्रिक्टों से 250 डिस्ट्रिक्ट पर, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट पर लगाने की बात हो रही है। ऑलमोस्ट 1/3 उन डिस्ट्रिक्टों का क्या होगा? लेबर और मटेरियल कंपोनेंट था। हमारे वक्त में लेबर 60% कंपोनेंट था, 20% मटेरियल कंपोनेंट था। अब उसको भी घटाने की कोशिश की जा रही है, 51-49। मनरेगा में 2010-11 में 0.8% जीडीपी का खर्च था, आज 0.22%। कितना अंतर आ गया? और 1 साल से, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, विशेष रूप से मुझे जम्मू प्रोविंस का पता है कि हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसे कि जिनका 1 साल से, जब से नई सरकार आई है, 1 साल पहले का जो काम किया है उसके लिए अभी तक कोई उनको मजदूरी नहीं मिली। ये तो हाल हो गया मनरेगा के द्वारा जो गरीब लोगों का हाल होने वाला है किस तरह से। फिर हो गया लैंड एक्विजिशन। हमसे ज्यादा मैं नहीं समझता कि यूपीए गवर्नमेंट से कोई ज्यादा जानता कि कितनी जमीन लोगों की चली जाती, क्योंकि हमारे इस 10 साल के शासन में सबसे ज्यादा अगर प्रोग्राम थे वो रूरल स्पेसिफिक थे, चाहे वो रूरल हेल्थ मिशन हो, चाहे वो मनरेगा का प्रोग्राम हो, वो पीएमजीएसवाई जी का प्रोग्राम हो, सर्व शिक्षा अभियान का प्रोग्राम हो, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम हो। इस सरकार से कौन ज्यादा जानता है कि कितनी जमीन की जरूरत पड़ती है इन तमाम चीजों के लिए? माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं जब मुख्यमंत्री था तो एक इलाके में चला गया जहां गाड़ी नहीं थी। मैं हेलीकॉप्टर से गया, किसी मनचले ने कहा कि हमें सड़क नहीं, और मैंने आदेश दिया उसी दिन कि सड़क बनाओ। और 2 साल के बाद जब मैं गया वहां तो उन लोगों ने कहा कि आपके मुख्यमंत्री बनने से हमें बहुत नुकसान हो। मैंने कहा क्या हुआ? कहा हमें 2-2 कनाल जमीन थी। 2 कनाल हमारे एकड़ नहीं होता, 2 कनाल रहता है एकड़ का 8वां हिस्सा, चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा 8 कनाल का 1 एकड़, 20 मरले का 1 कनाल। तो कहा हमें चौथा हिस्सा था 1 एकड़ का जमीन इतनी, और वो आपने ले ली, अब हम भिखारी बन गए। उस वक्त मुझे एहसास, कहा कि हम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चढ़ाई थी, स्वस्थ भी रहते थे लेकिन खाते थे, लेकिन आपने हमको सड़क दी और उसके मामले में मुआवजा हमें गांव में कितना मिलता है? 20,000 पर कनाल से मिला तो 40,000 50,000 हजार मिला, वो तो 1 महीने में खत्म हो गया था। तो ये सर आप जानिए माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसके पास 2 कनाल होती है, 4 कनाल होती है, वही जानता है। यहां आंध्र प्रदेश की तरह नहीं है कि, या मध्य प्रदेश, या जो बड़े बड़े स्टेट हैं यूपी में, जहां 10,000 एकड़ ली जाती है किसी बड़े उद्योग के लिए या किसी फैक्ट्री के लिए, वो तो 2-2 कनाल पे वही उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती। वो जब हम लेते हैं तो वो भिखारी बन जाते हैं। इसीलिए बड़ा सोच समझ के, अपने अनुभव के बाद ये बिल लाया था लैंड एक्विजिशन में, कि जिसकी हम नहीं मनमानी चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर के तौर पे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे पैसे दिए हमारे कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के लिए जम्मू में
मकान बनाने के लिए 20,000 लोगों के लिए मकान बनाने के लिए। तो मैंने रेवेन्यू ऑफिसर्स को कहा जगह ढूंढ के बताओ, तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी जगह चाहिए थी। उन्होंने सब खेत मुझे दिखाए। मैं जब देखने गया तो मैंने कहा खेती कहां करोगे? मैंने 2 दिन हेलीकॉप्टर पे जगह देखी और जगती में हमारे मंत्री हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, ये जानते हैं जगती में मैंने दरिया के किनारे पे बिल्कुल जमीन पड़ी थी 2-3 किलोमीटर, वहां हेलीकॉप्टर रोका और मैंने कहा यहां बनेगी। और 1.5 साल के अंदर अंदर वो बने। 20,000 लोग 25,000 लोग आज कश्मीरी पंडित वहां बनते हैं। और अगर मैं थोड़ी सी कोशिश नहीं करता, अफसरों के कहने पे जाता, तो 2 किलोमीटर में एग्रीकल्चर लैंड ले जाता। क्योंकि ऑफिसर कोई भी हो, कश्मीर का हो, कन्याकुमारी का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, यूपी का हो, सॉफ्ट ऑप्शन ढूंढता है कि कहां जमीन पड़ी है। क्योंकि पटवारियों और तहसीलदारों के हाथ पे सब जमीन होती है कई कारणों से, तो वो उनको जहां मर्जी होती है और उन्हें कई फायदा नुकसान भी होता है जब अक्वायर करते हैं, वो सब जानते हैं हम पॉलिटिशियन। तो वो वही अच्छी जमीन पे हाथ डालते हैं। इसीलिए ये 80% लोगों की और 70% लोगों की कंसेंट चाहिए थी, लेकिन कंसेंट क्लॉज निकाल के हमने उन किसानों को खत्म कर दिया, उनकी आवाज बंद कर दी। जो अपने तजुर्बे के बाद हमने इस नतीजे पर पहुंचे थे, इस ऑर्डिनेंस के। इसलिए हम विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि जमीन आपने कहा, मैं मानता हूं 5 चीजों के लिए जिन्होंने आपने बताया है, नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस प्रोडक्शन, मैं मानता हूं, ठीक, मैं व्यक्तिगत तौर पर और हमारी पार्टी को भी उसमें कोई आपत्ति नहीं, हाउसिंग फॉर पुअर भी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी 3 ऐसी चीजें हैं इसमें, वो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो इन 5 में से 95% जमीन तो इन 3 में ही चली जाती। कई करोड़ एग्रीकल्चर लैंड इसमें जाएगी। ये जो हम कहते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें, वो सड़कें बनी जाएंगी तो सड़कों से हमारे बहुत सारे लोग जो पहाड़ी इलाकों में नहीं रहते, हिमाचल के हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। हम खेत जब पहाड़ी इलाकों में होते हैं, ऐसे खेत होते हैं और हम कंपनसेशन एक खेत की देते हैं, लेकिन जितना भी मलबा मिट्टी निकलती है उस खेत से वो डालते हैं निचले वाले खेत में, जिसकी हमने न एक्वायर किया होता है न कंपनसेशन का। ये खेत भी गया और निचला वाला बगैर कंपनसेशन मर गया। और जब बाढ़ आई, बरसात आई, तो वो ऊपर वाला जो खेत है तीसरे आदमी का, वो सब यहां आ जाता है और वो भी उठा के हम फिर निचले वाले खेत में, और फिर उससे निचले वाले खेत उसमें भी चले जाता है। बर्फ आ गई तो उस तीसरे से भी ऊपर जो चौथे वाले की जमीन है, वहां से जो शुरू होती है तो 10 की आगे जमीन खत्म साफ हो जाती है, जिसका ना हमने एक्वायर किया है ना जिसमें पैसे दिए हैं। ये सोशल इंपैक्ट है जो असेसमेंट करना था कि सोशल इंपैक्ट असेसमेंट में आपको खाली जिसके बीच में जाना उसी के नहीं, उसके ऊपर खेत कितने हैं, उसके नीचे खेत कितने हैं, उसके नीचे और कितने खेत हैं। काश हमारे साथी जो वो इन चीजों को बनाते होते, वो पहाड़ी इलाकों में भी कभी जाते और वहां देखते कि हिमाचल से लेकर, उत्तराखंड से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर और जो यूपी के पहाड़ी इलाके हैं और नॉर्थ ईस्ट में, उनमें कितना एक्वायर करने से जमीन, एक जमीन से एक्वायर करने से कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। आपने इसमें 5 साल जो हमने था कि अगर 5 साल कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता, हमारा अपना तजुर्बा। आज लोग आप देखेंगे कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, प्राइवेट कॉलेजेस लगाने के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स लगाने के लिए, कोई भी प्राइवेट लगाने के लिए अगर उसको 10 एकड़ की जमीन जरूरत है तो वो 100 एकड़ लेता। 100 एकड़ की जरूरत है तो वो 1000 एकड़ लेता। उसमें उसके 2 फायदे होते हैं, क्योंकि जहां उद्योग आ गया, जहां हॉस्पिटल आ गया, जहां यूनिवर्सिटी आ गई, जहां कॉलेज आ गया, 1 साल के अंदर उस जमीन के दाम 100 गुना ज्यादा हो जाते हैं।
तो फिर वो जो जरूरत अगर उसको 10 एकड़ की है वो तो रखी, और 90 एकड़ पर वो पैसे कमाता है और वो रातों रात करोड़पति हो जाता है, और जिसकी जमीन ली वो गरीब से गरीब हो जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि वो उतनी ही जमीन ले जिसको उतनी जरूरत, और कंसेंट उसी को देगा। और 5 साल भी इसीलिए जरूरी होगा कि 5 साल आप नहीं बनाओगे तो आप वापस दे दोगे, आपने 10 साल रखा। तो इस ऑर्डिनेंस के द्वारा जो हमने गरीबों की मदद करना चाही थी, ये सरकार उनको गरीबी की रेखा से और नीचे लाने की उस किसान को लाना चाहती। और तीसरा इसी का हिस्सा है डाइल्यूशन ऑफ फूड सिक्योरिटी एक्ट। एक तो इस लैंड एक्विजिशन में भी ये भी था कि जो मल्टी क्रॉप होगी वो उसको नहीं लेंगे, वो तमाम चीजें आप भूल गए। जो इरिगेटेड होगी उसको नहीं लेंगे, वो तमाम चीजें भी बाहर। अब है जो तीसरा इस सरकार ने काम किया है गरीबों को खत्म करने के लिए है, वह है डाइल्यूशन ऑफ फूड सिक्योरिटी एक्ट। फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने बनाया था, उसके लिए माननीय भूतपूर्व मंत्री हमारे मित्र शांता कुमार जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है सरकार में। मैं सोचता था कि वो हिमाचल के रहने वाले हैं, गरीबी को नजदीक से देखा है। हमारे वक्त में जो हमारा कानून बनाया है उसमें 67% भारत की जनता को फूड सिक्योरिटी होगी, लेकिन उन्होंने रिकमेंडेशन क्या किया है, 67% से घटाकर इसको 40%, 27% वो नीचे। मैं अपेक्षा करता था कि वो उसको 67 से बढ़ाकर 77 करेंगे, 80 करेंगे, 90 करेंगे, लेकिन उन्होंने 67 से घटाकर इसको जो सिफारिश की है वो सिर्फ 40% पॉपुलेशन को देने की है। तो उसका मतलब है कि उन 27% गरीब लोगों के बारे में इस सरकार का क्या विचार है, यह आप भारत की जनता ही जान सकती है। और उसके साथ दूसरा उनका सुझाव है कि ये जो फूड सिक्योरिटी, जो सस्ते दामों पे अनाज मिलता है, इसको भी सब्सिडाइज राशन देने की जरूरत नहीं है, इनको कैश ट्रांसफर दे दो। और कैश ट्रांसफर कौन होगा, वो जो सब्सिडाइज प्राइस का। उसका मतलब है कि आपको अगर 2 रुपए किलो मिलता है फूड सिक्योरिटी में, या 3 रुपए किलो मिलता है और 20 किलो का मिलता है तो 40 रुपए में, तो आप 40 रुपए उसके हाथ में थमा दो और उसको बता दो कि आपको सब्सिडाइज राशन नहीं मिलेगा। उस 40 रुपए में वो 2 सिगरेट की डबिया लाएगा और खत्म हो गया उसके 1 महीने का राशन। तो ये कैसी, मेरी समझ में नहीं आता। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको खुद देखना होगा, ये तो बिल्कुल इस तरह के कानून कैसे बन रहे हैं, एंटी पोर कानून कैसे बन रहे हैं। आउटकम क्या इसका होगा? आउटकम ये होगा कि आप कम अनाज खरीदेंगे किसानों से। आउटकम ये होगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम हो जाएगी। हमने एक रिकॉर्ड का यूपीए गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड कायम किया था कि चंद ही अरसों में गेहूं के जो एमएसपी थी 630 रुपए से बढ़ाकर पर क्विंटल 1400 रुपए की थी। पैडी की 560 रुपए फी क्विंटल 1250 रुपए की थी। इतना बड़ा जंप। लेकिन आज इस गवर्नमेंट के शासन में क्या हो रहा है, 20-20, 40-40 रुपए का एमएसपी होता है। और अगर इस तरह से आपने खरीदना ही कम कर दिया तो किसान मर जाएगा और उन लोगों का फायदा हो जाएगा जो इस इंतजार में है कि एमएसपी ना हो, दाम गिर जाए और वो 15 रुपए में जो किलो है मिलने वाला वो 5 रुपए में वो वहां के व्यापारी खरीदे। माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत अरसे से, जब से मैं पॉलिटिक्स में था, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सुनता था कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी।
मेरी आज तक समझ में नहीं आती थी। एक झलक तो मैंने इलेक्शन में देखी लोकसभा में, जैसे बिजली आई, और दूसरी झलक में अब देख रहा हूं कि इस हिडन एजेंडा ये है कि एमएसपी कम करो, फूड प्रोक्योरमेंट कम करो, तो आटे बिचौलिया बीच में आ जाएंगे तो उनकी चांदी हो जाएगी। तो ये अगर हिडन एजेंडा है इस सरकार का, तो खुदा ही बचाए फिर इस देश का क्या होगा, गरीबों का क्या होगा। इसी तरह से तीसरा चीज है गरीबों के लिए, हमें खुशी हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके आते ही पूरे दुनिया में, विश्व में तेल के दाम घट गए, क्रूड ऑयल के दाम गए। लेकिन इसमें हम सोचते थे कि हमें भी कुछ फायदा मिलेगा, फायदा मिलेगा ऑयल कंपनीज को। मुझे खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री जी को भी टैक्स की लेवी की सूरत में कुछ पैसा मिल रहा है, वो अच्छा है, देश के लिए अच्छी बात है, उसमें कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन जो आपने 17 रुपए या 15 रुपए, हालांकि जितना पैसा कम हुआ हमारे वक्त में 114 रुपए, 114 डॉलर में एक बैरल था, अब वो बीच में 50 और 55 तक हो गया था, उस हिसाब से तो अब 30 और 25 रुपए में हमको पेट्रोल डीजल मिलना चाहे था, वो भी नहीं मिला। लेकिन जितना भी आपने किया, चाहे 17 रुपए किया पर लीटर कम, लेकिन उससे फायदा किसको हुआ? क्या गरीब को फायदा हुआ? क्या जिस बस में गरीब जाता है, क्या उस बस वाले ने उसको 17 रुपए डीजल कम से मिल रहा है पिछले साल के मुकाबले में? क्या उसने 8 आने 4 आने अपने किराए में कम किया, यहां से जम्मू, यहां से साउथ में, यहां से नॉर्थ में? या रेलगाड़ी जिसमें डीजल जलता है उसने कम किया? क्या ट्रक वाले जिसमें सामान, हमारे कपड़े पहनने का, खाने का, आटा चावल दाल सब्जी रोज हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में जाता है, क्या उस ट्रक वाले ने 1 रुपया भी अगर उसको कम किया किराए में? उसने कोई किराया कम नहीं किया। चाहे आपके डीजल में, इंटरनेशनल या क्रूड ऑयल में कितनी ही कमी हो, आप डीजल और पेट्रोल में कितना ही पैसा उतारेंगे, लेकिन उसका फायदा चंद लोगों का होगा, उस गरीब इंसान का कोई फायदा नहीं होगा इन तमाम चीजों का, जब तक आप ये उसके लिए भी अनिवार्य नहीं बताएंगे कि वो लास्ट आदमी तक उसका लाभ होना चाहिए। आखिर में मेरा जो लास्ट पॉइंट है, और ये लास्ट पॉइंट हमारे देश की जान है, हमारे देश का दिल है, और दिल जब बंद हो जाता है तो आदमी खत्म हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप चेयरमैन थे कैंपेन कमेटी के, आपने भी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी आप प्रधानमंत्री बनेंगे तब भी, और पिछले दफा मैंने कहा था इस हाउस में कि लोगों ने आप पर विश्वास प्रकट किया, भारतीय जनता पार्टी में नहीं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहां आ नहीं रहे थे और गतिरोध चल रहा था इस हाउस में, इस पार्लियामेंट के सभी अपोजिशन के लोग कहते थे कि जो पोलराइजेशन हो गई है, जो डर का, खौफ का वातावरण बन रहा है अल्पसंख्यकों के बीच में, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे मुस्लिम्स हों, चाहे बौद्ध हों, सिख हों, जो भी अल्पसंख्यक इस देश में हो, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आना चाहिए। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि आदर करते हैं हम माननीय फाइनेंस मिनिस्टर का, जो लीडर ऑफ हाउस, उस वक्त होम मिनिस्टर बैठे थे, हम उनका भी आदर करते हैं, लेकिन क्यों उनके स्टेटमेंट से यह सदन संतुष्ट नहीं होता? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए वोट मांगा था और लोगों ने उन पर भरोसा, विश्वास किया, उनको 280 सीटें दी। आपको बधाई। 82 हूं, 290 हूं,
लेकिन जो भी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी पर आपका सबका साथ, सबके विकास पर लोगों ने वोट दिया। जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक वोट दिया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको हमसे खतरा नहीं, आपको अंदर से खतरा है। और घर का भेदी लंका ढाई, जो घर का आदमी है उससे लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपकी मुश्किलात, दुश्वारियां समझ सकता हूं। नहीं, ये लड़ाइयां तो वो नहीं है जो आपके अंदर है, जो खोखला कर देती है। वो कीड़ा क्या होता है? दिमक। मुझे दिमक से रोज निपटना पड़ता है। मैंने एक शौक पाला है आड़ू के पेड़ लगाने का, और दिल्ली में सबसे ज्यादा दिमक आड़ू के पेड़ों में लगानी पड़ती है। मैं साल में 3 दफा उनको दवाई डालना पड़ती है। तो किस तरह से ये दिमक खा जाती है पेड़ को। आपको, प्रधानमंत्री जी को खतरा है अंदर की। ये घर वापसी, घर आना, घर जाना, ये लव जहाद, ये चर्च अटैक्स, ये स्टेटमेंट। आप तो बिल्कुल ही मत बोलिए। आप तो ये बोलेंगे तो मान सकता हूं, लेकिन कुछ जो आते जाते रहते हैं उनको नहीं मालूम। ये घर वापसी आपकी ज्यादा आती जाती रहती है, उनको भी नहीं बनाया। ये बोलेंगे तो ठीक मानो, लेकिन मैं सच मानिए, ये एज कांग्रेसमैन नहीं कर बता रहा हूं। मैं अपनी स्कूल के वक्त सबसे ज्यादा गांधी की बुक्स पढ़ा और गांधी से प्रभावित हुआ। चाहे बाद में दूसरी गांधी फैमिली से सियासी तौर पर मैं जुड़ा रहा, लेकिन जिस आदमी को मैंने देखा नहीं, जो मेरे पैदा होने से पहले ही इस दुनिया से भी चले गए, लेकिन उनकी किताबें पढ़कर जो मैं प्रभावित हुआ हूं, उस चीज को गांधी मैं समझता हूं उनसे ज्यादा हिंदू इस देश में कोई नहीं था, लेकिन उससे ज्यादा सेकुलर भी कोई नहीं था। ये कौन मना करता है कि आप अच्छे हिंदू ना हो, लेकिन इसके साथ साथ अच्छा सेकुलर होना भी कितना ही जरूरी है। किस धर्म में यह लिखा है कि जो अच्छा हिंदू है वो सेकुलर नहीं होना चाहिए, अच्छा मुसलमान सेकुलर नहीं होना चाहिए? हमारे धर्म जितने भी आप किताबें पढ़ें, गीता से लेकर, कुरान से लेकर, ग्रंथ साहब से लेकर बाइबल तक, यही पैगंबर जो बार बार हम उसको पैगंबर कहें, आप ऋषि मुनि कहें, आप राम कहें, हम मोहम्मद कहें, ये पैदा ही हुए हैं हमको ठीक करने के लिए कि सब मानवता को एक मानो, भाई मानो। गांधी का कहना है कि ये सब धर्म इस चमन के फूल हैं, एक ही चमन के, इसकी ब्रांचेस, और ये पेड़ रहेगा तो फूल खिलेंगे, पेड़ मर जाएगा तो फूल अपने आप से मर जाएंगे। तो हम आज क्या कर रहे हैं? हम पेड़ को मारने की कोशिश कर रहे हैं। पेड़ हमारा भारत। मुझे बहुत अफसोस होता कि मैंने एक पार्टी के, जो आपकी मुखिया पार्टी है और उसके मुखिया का स्टेटमेंट में उनका नाम नहीं कर यहां चाहूंगा, लेकिन जो बेस है बीजेपी, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन असली, उनके मुखिया का स्टेटमेंट बताना चाहता हूं कि तमाम हिंदूज यूनाइट हो जाओ पास्ट ग्लोरी के लिए। अरे यूनाइट हो जाएं हम अपने दुश्मनों के खिलाफ, यूनाइट हम हो जाएं आतंकवाद को खत्म करने के लिए, यूनाइट हो जाएं हम नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, यूनाइट हो जाएं गरीबी को खत्म करने के लिए, स्वच्छ भारत के लिए हो जाएं। जो भी अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी उसका नाम दे दें, चाहे हमने बनाया हो, आपने बनाया हो, हम सब ने बनाया है, लोकतंत्र ने बनाया है, सिस्टम ने बनाया।
कल को कोई मुसलमान उठेगा, कहेगा कि 700 साल हुकूमत मुसलमानों ने की, 500 मुगलों ने की और उससे पहले और 200 साल और ने की, अब हम यूनाइट हो जाओ, पास ग्लोरी को लाएंगे। कल कोई बुद्धिस्ट उठेगा कि अशोका सम्राट थे, वो बुद्धिस्ट थे, इसलिए अशोका सम्राट के वक्त का राज बुद्धिस्ट यहां लाए। कल कोई क्रिश्चियन उठ जाएगा, 200 साल यहां क्रिश्चियंस ने हुकूमत की ब्रिटिश राज के द्वारा, तो मैं मिसाल के तौर तो कहेगा। मेरा यह कहना है कि हम किसके खिलाफ यूनाइट हो जाएंगे? हमको कोई जंग लड़नी, हमको कोई जंग नहीं लड़नी, एक खून है। मैं बार बार कहता हूं, मैंने 2 ऑपरेशन कराए, एक लंदन में और एक दिल्ली में। लंदन में गॉल ब्लैडर का मैं एक मीटिंग के लिए गया था और दर्द बहुत हुआ। उन्होंने कहा गॉल ब्लैडर है, निकाल दिया, खून दिया। यहां अल्सर था, ब्लीडिंग अल्सर था, वो फट गया। अचानक इमरजेंसी में करना पड़ा, उसमें 3% ही बच जाते हैं लोग, मैं उन 3% में हूं। अब मुझे क्या मालूम लंदन में वो किसका खून था, किस अंग्रेज का था? मुझे इस हॉस्पिटल में क्या मालूम का किस हिंदू का था, कि उसकी जात क्या थी, उसकी धर्म क्या थी? हम में से कितनों का ऑपरेशन हुआ, हमारे माओ बहनों भाइयों का कितना ऑपरेशन हुआ? मैं पूछना चाहता हूं किसी हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई से कि जब उसकी जान जा रही है, उसकी मां बहन की बेटी की जान जा रही है, कौन आदमी है जो डॉक्टर से पूछता है उस वक्त कि ये खून किसका है? मेरे धर्म के जाति या मेरे जाति के लोगों का खून है। हमारे में धर्म किस जाति का किस धर्म का खून बह रहा हमें मालूम नहीं है, तो हम किसका खून करने के लिए यूनाइट हो जाएं? किसको मारना है? हमने यूनाइट हो जाएं, यूनाइट हो जाएं। आइए हम आपके साथ हैं इस देश को बनाने के लिए, भारत को बनाने के लिए। अखंड भारत जो आपने नाम दिया है, लेकिन अखंडता का काम हम करते हैं और आपके कुछ साथी खंडता का काम करते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने इसीलिए शुरू में ही बताया था कि हम आपके साथ हैं इस विकास में, डेवलपमेंट में। हमारी पार्टी हमारे अपोजिशन के साथी, हम सब नेशनलिस्ट हैं। भारत माता कहिए, भारत मां कहिए, मदर इंडिया कहिए, इसके लिए एक एक आदमी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन हो, वो खून का कतरा बहाने के लिए तैयार है हर वक्त। हमने कश्मीर में देखा, मैं कोई हिंदू से नहीं डरता था, मेरे साथ जो सिक्योरिटी है वो हिंदू के नहीं, वो मेरी अपनी धर्म के लोग हैं, आतंकवादी, उनसे डरता हूं मैं, हिंदू से नहीं डरता। लेकिन एक हमें सबक सीखना चाहिए, जो पास ग्लोरी की बात करते हैं हमारे विदेशों में, मुस्लिम कंट्रीज ही जो कट्टरपंथी बनते हैं, उन कट्टरपंथियों ने अपना भी क्या किया और अपने मुल्क का भी काम किया। ये निशान, ये हमारे हमारे देश के कट्टरपंथियों के लिए भी है, चाहे किसी भी धर्म के हो, उनके लिए एक सबसे बड़ी मिसाल कि किस तरह से एक देश के बाद दूसरा देश खत्म होते जा रहा। एक ही धर्म के लोग अपने ही देश को खत्म कर रहे हैं, वहां कोई दूसरे धर्म के साथ लड़ाई नहीं है। कट्टरपंथियों के लिए के बीच में लड़ाई है, और जो सच पे चलने वाले मिडिल पाथ के बीच में लड़ाई है। वो लड़ाई हमारी होनी चाहिए यहां हिंदू और मुसलमान की। चर्चिस पे लड़ाई, चर्चिस में कैसे? मदर टेरेसा को भी नहीं बख्शा। ये क्या हो गया? माननीय प्रधानमंत्री जी, ये बुद्ध का देश, ये विवेकानंद जी का देश, ये गांधी का देश, ये भगत सिंह का देश, बुद्धा का देश, इसमें ये क्या हो रहा? सुभाष चंद्र बोस कहते थे, आप मुझे खून दे दो, मैं आजादी दूं। ये कहां जिन देश भक्तों ने अपने खून पसीना करके हमको यहां बिठाया, इसका कोई दर्द नहीं है। आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं। राजनीति में ये चलता, गतिरोध चलता है, चलता रहेगा जब तक इंसान जिंदा है, लोकतंत्र है। लेकिन क्या हम एक, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप उन साथियों को, उन भाइयों को, उन संगठनों को
जो आपकी पार्टी के नजदीक उनको रोक लगा सकते हैं कि नहीं? अगर उन्हें रोक लगाने में आप कामयाब हो जाएगी तो मेरे ख्याल में सब स्कीमें आपने बनाई हों, हमने बनाई हों, वो पूरी हो जाए। और एक शायर के साथ, मैं शेर के साथ माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं। उस जो ज्वाइंट सेशन में उन्होंने अपना अभिभाषण दिया। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराई शोलों का डर नहीं। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराई शोलों का डर नहीं। मुझे खौफ आतिशे गुल से है कि ये कहीं चमन को जला दें। बहुत बहुत